हेलो प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग कुशल से होंगे। मैं अनिल प्यासी एक बार फिर से आपका प्यासी क्लासेस में स्वागत करता हूं और भौतिक विज्ञान स्थिर विद्युत के अंतर्गत कंटिन्यू क्लास आज वीडियो पार्ट 2 है। इसमें अपन पढ़ेंगे आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत, आवेश संरक्षण का नियम और इन पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्न। आप लोग नोट्स ज़रूर बनाते रहिएगा और पिछले वीडियो को आपने लाइक किया, सब्सक्राइब किया और शेयर किया, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही आप करते रहें आगे, जिससे आपका हमारा ये छोटा सा सम्मिलित प्रयास अधिक से अधिक सफल हो सके, अधिक से अधिक विद्यार्थी इसका लाभ ले सकें। तो चलते हैं विद्यार्थियों आज की अपनी क्लास प्यासी क्लास में करूँगा। तो शुरुआत करते हैं आज आवेश संरक्षण के सिद्धांत से। तो सबसे पहले अपन कथन पढ़ लेते हैं, फिर समझते हैं उसको। आवेश संरक्षण का सिद्धांत: किसी पृथक्कृत निकाय में ना तो आवेश उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, अर्थात पृथक्कृत निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है। नोट कीजिएगा फिर से कि पृथक्कृत निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है। बाकी तो सब समझ में आ रहा है, इसमें सिर्फ एक शब्द है ये पृथक्कृत। तो पृथक्कृत का मतलब क्या होता है, थोड़ी इसको समझ जाएं। एक ऐसा निकाय जो बाहरी वातावरण से पूर्णतः पृथक हो, अलग हो, बाहरी वातावरण का उस पर कोई प्रभाव ना पड़ रहा हो, तो ऐसे निकाय को विलगित निकाय या पृथक्कृत निकाय कहते हैं। अभी एक उदाहरण से समझेंगे। और यहाँ एक बात और चीज़ समझने योग्य है थोड़ी, कि यहाँ लिखा है अपन ने कि निकाय में ना तो आवेश उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो यहाँ एक बात कुछ विद्यार्थियों की हो सकता है मन में आ जाए कि सर अभी पिछले चैप्टर में अपन ने पढ़ा था कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ते हैं तो कांच की छड़ पर धन आवेश, रेशम के कपड़े पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है, और यहाँ अपन कह रहे हैं कि आवेश ना तो उत्पन्न होगा ना नष्ट होगा। ये कैसी बात है? तो थोड़ी समझते हैं इस पे। अपन देखते हैं कि माना ये कांच की छड़ है, एक उदाहरण ले रहा हूँ मैं। ये कांच की छड़ है, कांच की छड़ लिए और इसको अपन ने, ये एक रेशम का कपड़ा है, ये रेशम का कपड़ा उदाहरण के लिए, ये अपन ने रेशम का कपड़ा, ये अब कांच की छड़ को हमने रेशम के कपड़े पर ऐसे ऐसे करके घर्षण कराया। तो एक यहाँ उदाहरण के तौर पे माना कि कांच की छड़ पर आवेश उत्पन्न हुआ, धन आवेश। वो कितना हो गया? 5 कूलाम आवेश उत्पन्न हो गया। माना कि कांच की छड़ पर 5 कूलाम आवेश उत्पन्न हुआ। कौन सा आवेश उत्पन्न हुआ? धन आवेश उत्पन्न हुआ। तो इतना ही आवेश इस रेशम के कपड़े पर भी उत्पन्न होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण आपने तो समझा ही है पिछले चैप्टर में। तो यहाँ भी 5 कूलाम आवेश ही उत्पन्न होगा। लेकिन बात कौन सी है यहाँ पर कि यहाँ कौन सा आवेश उत्पन्न होगा? ऋण आवेश। यहाँ कौन सा आवेश उत्पन्न हुआ था? धन आवेश। कांच की छड़ पर कौन सा आवेश? धन आवेश। और यहाँ पर कौन सा आवेश? ऋण आवेश। अब इसको, इतने भाग को हमने ये पूरे कांच की छड़ और रेशम के कपड़े को एक पृथक्कृत निकाय मान लिया। तो इसका कुल आवेश कितना हुआ? कुल आवेश देखें, यहाँ पर हुआ कुल आवेश 5 कूलाम कांच की छड़ पर प्लस वाला। अब रेशम के कपड़े पर जितना आवेश है उसको इसमें जोड़ देंगे तो कितना है इसमें आवेश? ऋण 5 कूलाम। अब टोटल जोड़ ले तो कितना हो गया? 0। अर्थात कुल आवेश 0 है, जो कि पूर्ववत स्थिति में था जब अपन ने घर्षण नहीं कराया था। तो कांच की छड़ में भी 0 आवेश। जब घर्षण नहीं था, घर्षण नहीं कराए, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर नहीं रगड़े, घर्षण नहीं हुआ, तो कांच की छड़ पर कितना आवेश था? 0। रेशम के कपड़े पर 0। टोटल कितना हो रहा था? 0। और बाद में भी कितना हुआ? 0। तो निकाय का कुल आवेश कितना हुआ? संरक्षित हुआ। जो पहले था वही
बाद में है। यही तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। मुझे विश्वास है कि शायद आपको समझ में आ गया हो, और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अब आगे की बात करते हैं आवेश क्वांटीकरण की। तो आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत, इसका कथन पहले पढ़ लेते हैं कि प्रकृति में आवेश सदैव एक निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। गुणज तो जानते हैं ना, जैसे आप 3 के गुणज बोलो तो 3 के गुणज 3, 6, 9, 12, 15 इस टाइप से। तो प्रकृति में आवेश सदैव एक निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। इसे आवेश की क्वांटम प्रकृति या आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। यदि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E हो तो किसी आवेशित वस्तु पर कुल आवेश Q बराबर प्लस माइनस NE, जहाँ N बराबर, ये जो N का मान है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश 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 इत्यादि। ये तो कथन हुआ जो आप लोगों की पुस्तक में लिखा भी होगा। थोड़ी इसको समझ जाएं। दरअसल आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत क्या है, इसको समझाने के लिए मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। गणित का एक साधारण गणित का उदाहरण है, थोड़ी इस पे गौर करें। माना कि हमारे पास कुछ कंचे हैं, कांच की गोलियां हैं, कंचे हैं। इत्तेफाक से प्रत्येक कंचे का वजन 5 ग्राम है। कितना है? 5 ग्राम है। कुछ कंचे हैं मेरे पास, प्रत्येक कंचे का वजन 5 ग्राम है। नोट कीजिएगा दिमाग में, मैं प्रश्न कर रहा हूँ आप लोगों से। अब मेरे पास एक पात्र है, एक बर्तन है, उस पे मैंने कुछ कंचे डाल दिए, नहीं बता रहा हूँ कितने डाले, कुछ कंचे डाल दिए। फिर इसका हमने वजन किया, तो ये 23 ग्राम इसका वजन हुआ। तो क्या ये संभव होगा? जबकि इसमें केवल कंचों का वजन लिए हैं हमने, पात्र का वजन नहीं लिए। आपने फिर से प्रश्न को समझ लें कि मेरे पास कुछ कंचे हैं, सभी का वजन इत्तेफाक से समान है, 5 ग्राम है प्रत्येक कंचे का वजन। अब इस बर्तन पर मैंने कंचे कुछ डाल दिए हैं, इस पर कुछ कंचे डाल दिए हैं। फिर इनका भार लिया, पात्र का भार उसमें से घटा करके केवल कंचों का वजन निकाला, तो 23 ग्राम निकला। क्या ये संभव है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भाई कंचे जब गिरेंगे जिसमें जाएंगे तो एक कंचा जाएगा या 2 जाएगा, 3 जाएगा। तो यहाँ जो कंचे जो आए हैं, जिनका वजन लिए, वो कितना हो सकता था? वो हो सकता था 5 हो सकता था, 10 हो सकता था, 15 हो सकता था, 20 हो सकता था, 25 हो सकता था, 30 हो सकता था, 35 हो सकता था। क्या होते? 5 के गुणज होते। क्योंकि यहाँ पर कंचे जो जाएंगे वो इकाई के रूप में जाएंगे। बात समझ में आई कि इसमें जो कंचे जो इसमें जाएंगे पात्र में, वो इकाई के रूप में जाएंगे। तो ऐसा ही तो है कि किसी वस्तु में आवेश जो होता है वो क्यों उत्पन्न होता है? इलेक्ट्रॉनों के जाने अथवा आने से। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपने पढ़ा होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, इतना ये आवेश होता है इलेक्ट्रॉन पर, ऋणावेश इतना होता है। तो इतना इलेक्ट्रॉन जाएगा, मतलब इतना आवेश जाएगा। इसी को हमने एक प्रतीक के रूप में लिखा कि यदि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा E है तो कितना होगा वहाँ पर, उस वस्तु पर कुल आवेश कितना होगा? Q बराबर NE। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कितना हो जाएगा? Q बराबर E। अगर उस पर 2 इलेक्ट्रॉन गए तो N की जगह पर हमने 2 रख देंगे तो Q बराबर 2E हो जाएगा। 3 रख देंगे 3E हो जाएगा। थोड़ी बात समझ में आ गई होगी। अब कुछ और उदाहरण से एक सवाल लेते हैं यहाँ पर, तो आपको इसमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक प्रश्न लेते हैं, आगे एक प्रश्न देखें। सवाल इस प्रकार है कि यदि एक पदार्थ को घर्षण कराने से उसमें 100 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, यानी जब उस पदार्थ का किसी में घर्षण कराते हैं तो उसमें 100 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है,
तो उस पदार्थ पर कितना आवेश उत्पन्न होगा और उसकी प्रकृति क्या होगी। ये प्रश्न आपके सामने शायद समझ में आ गया होगा। लिखाई तो उतनी नहीं है, कोशिश कीजिएगा समझने की, इसलिए बोलते भी जाता हूँ। तो इसको अपन हल करें, देखें भला। यहाँ वही आवेश संरक्षण का सिद्धांत आपको बताया गया है अभी कि किसी वस्तु पर कुल आवेश बराबर, ये पदार्थ है, कोई वस्तु ही तो होगा। तो यहाँ पर जानते हैं कि चूंकि Q बराबर NE, ये प्लस माइनस NE Q बराबर होता है। यहाँ अपन को मान भरना है। यहाँ पर अपने पास कितना के क्या क्या दिया हुआ है कि 100 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। तो n का मान कितना हो जाएगा, यहाँ n बराबर हो गया 100, n बराबर हो गया 100। और E का मान, E यानी 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ये तो आपको याद होना चाहिए 1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलाम। ये 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश हो गया, इसी को मूल आवेश कहते हैं। तो बस सिंपल इसमें मान भर दें कि इसलिए Q बराबर यानी वस्तु पदार्थ पर आवेश Q बराबर n का मान रख दिया अपन ने यहाँ पर 100 और गुणित लगा करके E का मान लिख दें 1.6 गुणित 10 की घात -19। यहाँ पर n का मान 100 रख दिए, E का मान ये भर दिए। अब इसको थोड़ी सा हल कर लें, एक ही स्टेप है। देखो वैज्ञानिक संकेतन में अपन को इसको 10 की घात के रूप में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 1 गुणित 10 की घात 2, लिख सकते कि नहीं। 10 का 10 में गुणा करेंगे तो 100 होगा, 100 एकम 100, समझ में आ गई बात। 10 का 10 में गुणा, क्योंकि स्क्वायर कर दिए तो 100 हो गया, 100 का 1 में गुणा तो 100 हो गया। 100 को ऐसा लिख दिया, वैज्ञानिक संकेतन कहलाते हैं इसको। गुणित 1.6 गुणित 10 की घात -19। अब थोड़ी इसको हल कर लें। ये देखें 10 की घात यहाँ कितनी है, यहाँ 10 की घात 2 है, यहाँ 10 की घात -19 है। आपने घातांक नियम पढ़ा है कि जब आधार समान है तो गुणा कर रहे हैं, ये गुणा ही तो हो रहा है, तो गुणा कर रहे हैं तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ +2 है और यहाँ पर कितना हुआ -19, दोनों का योग होगा तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर -17। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 1.6, ये लिखा रहा आपने, ये 1.6 गुणित 10 की घात -17 कूलाम, यानी उस वस्तु पर इतना आवेश उत्पन्न होगा। अब बात यह आती है कि उसकी प्रकृति क्या होगी। तो जैसा आपने जाना इसमें कि क्या हो जाती, सवाल में ही लिखा है इलेक्ट्रॉनों की कमी उत्पन्न हो जाती है। जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो आवेश की प्रकृति क्या होगी, इलेक्ट्रॉन चले गए, ये वो वस्तु से निकल करके चले गए, यानी ऋण की कमी होगी तो धन होगा ना। तो यहाँ पर लिख देंगे चूंकि इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, इसलिए आवेश कौन सा होगा, धन आवेश होगा। तो ये अपन ने जान गए कि उस पदार्थ पर 1.6 गुणित 10 की घात -17 कूलाम धनावेश उत्पन्न होगा। चलिए अब एक दूसरा सवाल भी देख लेते हैं। देखें प्रश्न, तो विद्यार्थी देखते हैं प्रश्न बिल्कुल इस प्रकार से है कि एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। बड़ा छोटा सा प्रश्न है लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी पूछ सकता है कि एक कूलाम आवेश बराबर खाली स्थान इलेक्ट्रॉन। तो इसको याद भी रहना चाहिए और अपन को हल करते भी बनना चाहिए, क्योंकि समझ लें इसको तो हल करने में आसानी जाएगी। तो बात करते हैं वही आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत से, चूँकि अपन जानते हैं Q बराबर NE। यहाँ पर देखें क्या दिया है कि वस्तु पर कितना आवेश उत्पन्न करना है, 1 कूलाम। तो Q का मान यहाँ दे दिया गया, यहाँ Q बराबर 1 कूलाम, यहाँ पर हमको आवेश का मान दे दिया गया। E का मान तो बिल्कुल आपको रट जाना चाहिए, E बराबर 1.6 गुणित
10⁻⁻⁹ कूलाम। ये रट जाना चाहिए। अब इस सूत्र में n क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यही तो पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। ये इसको इसी का मान तो ज्ञात करना है। तो n तो क्वेश्चन मार्क है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही तो पूछा है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या ये क्या है? क्वेश्चन मार्क, इसको ज्ञात करना है। अब इस सूत्र में मान भरते हैं अपन, तो इसलिए Q बराबर, तो Q का मान भर दें, सॉरी यहाँ Q का मान भर दें, एक्चुअली है अपने पास, तो Q की जगह पर लिख दिए 1 कूलाम। 1 कूलाम मात्रक लिखे दे रहे हैं वैसे। और यहाँ n का मान नहीं मालूम, ये n का मान नहीं मालूम, और इसका मान कितना है? 1.6 गुणे 10⁻⁻⁹ कूलाम। ये अब अपन को n का मान निकालना है, ये n का मान। तो पक्षांतर नियम तो जानते ही होंगे आप। यहाँ ये गुणा में है, तो इसका यहाँ अगर मैं पक्षांतर कर दूँ तो ये इसके बटे में आ जाएगा, यानी n इक्वल टू 1 बटे, हाँ मात्रक से लिख सकते हो, लिख सकते हो। अभी बताओ, एक चीज़ और स्पष्ट हो जाएगी। 1 कूलाम, और ये कितना लिख दूँ यहाँ? 1.6 गुणे 10⁻⁻⁹ कूलाम। अब देखें यहाँ पर ऊपर भी कूलाम, यहाँ भी कूलाम, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो इसका जो उत्तर आएगा वो मात्रक में नहीं आएगा, परिमाण में आएगा मात्र, क्योंकि वास्तव में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी ना, संख्या का मात्रक थोड़ी नहीं होगा। और यहाँ क्यों नहीं होगा, ये उत्तर भी आप लोगों को मिल रहा है, इसलिए मैंने ऐसा और लिख दिया यहाँ पर। अब इसको हल कैसे करें? यानी आपके पास 1 ऊपर है, यह 1.6, यहाँ गुणे 10⁻⁻⁹ कूलाम। इसको हल करने का कई तरीके हैं, अब आप अपना दिमाग लगा सकते हैं। एक साधारण सा ये है कि मैं इस दशमलव को हटाना चाहता हूँ। यहाँ पर क्या करें? यहाँ पर 10 की घात कितनी है? -19 है ना, 10 की घात -19 है। इसको सबसे पहले मैं ऊपर कर दूँ, सबसे पहले ऊपर कर दे रहा हूँ इसको। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? घात ऊपर जाती है तो कितना हो जाएगा? धन में हो जाएगी, 10 की घात 19 हो गई है, बटे कितना हो जाएगा? 1.6। अब एक काम करें, ये 10 की घात 19 यानी 10 का 19 बार गुणा है, ये मतलब है। तो इसको मैं एक लाइन और यहाँ पर कर दूँ, यहाँ एक बार 10 लिख दूँ, तो अब बचे कितने? 10, 19 थे ना, एक तो अलग कर दिया हमने, यहाँ से खोल दिए यहाँ, तो बचे कितने? 10 की घात 18। समझ में आ गई ना बात? घातांक नियम जानते हैं, ये 18 10 की घात, और यहाँ 10 की घात कुछ नहीं, एक तो 18 एक 19, ये इसको, यानी इसको हमने ऐसा लिख दिया। अब यहाँ पर कितना हुआ? 1.6। अब थोड़ी आपको यहाँ पर कष्ट करना होगा कि यहाँ भाग देना पड़ेगा, और सरल करने के लिए इस दशमलव को हल करने के लिए यहाँ पर ऐसा कर दें, ये एक लाइन और बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर ये जो दशमलव एक अंकवा देते, यहाँ एक शून्य और बढ़ा दिया अपन ने, ये 100 हो गया ऊपर, और गुणित 10 की घात कितनी हुई? 18, और बटे में कितना? अब लिखेंगे 16। अब आपको 16 में, ये सॉरी 100 में 16 का भाग देंगे, तो लगभग इसका जब भाग देने पे आएगा तो 6.25 के आसपास आएगा। आप लोग करके देख लीजिएगा। तो इसमें इन दोनों का भाग दिए तो आ जाएगा 6.25। अभी कितना बचा? गुणित 10 की घात 18। तो इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये आंसर हो गया। यानी 1 कूलाम, सीधा भी याद रखिएगा कि 1 कूलाम बराबर इतने इलेक्ट्रॉन। 1 कूलाम बराबर कितने इलेक्ट्रॉन है? इसको नोट, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए आप अलग से डिब्बा बना करके ऐसे करके नोट करके लिखते भी जाइएगा नोटबुक में कि 1 कूलाम बराबर कितना? 6.25 गुणित 10 की घात 18। अच्छे से लिख दूँ, शायद नहीं दिख रहा होगा, 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। तो क्लियर हुआ विद्यार्थियों? तो प्रिय विद्यार्थियों, कैसी रही आज की क्लास? आपने नोट्स बनाई होगी, कुछ दिक्कत हो यदि तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और वही बात, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इसी से यह प्रयास व्यापक रूप से फैलेगा, और आपके इस प्रयास से हमारा हौसला भी बढ़ता है, और हम अच्छे से अच्छे तरीके से अपनी बात पहुंचाने का और प्रयास करते रहेंगे।
तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में और एक नए विषय वस्तु के साथ। ओके, आप लोग पढ़ते रहें, घर में सुरक्षित रहें। थैंक यू।